काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हमारा जो नया लेसन है वो है संस्कृत वर्णमाला का परिचय। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो हमारा वर्ण होता है वो क्या होता है। ठीक, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो भाषा होती है वही हमारे संप्रेषण का माध्यम होती है। ठीक, और वर्ण को ही हम अलग भाषा है, दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक, तो वर्ण से और अक्षर मतलब कि जिसका क्षरण नहीं होता। ठीक, वर्ण का भी क्षरण नहीं होता। जैसे का है तो का एक वर्ण है। और आ हो गया। ठीक, तो इसका क्षरण नहीं हो सकता। ठीक, आ हो गया, आ को आप मानिए। ठीक, जो स्वर है हमारा उसका क्षरण नहीं हो सकता। वो क्या है, एक वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक, तो संस्कृत में क्या होता है, ऐसे तो वर्ण में आपको स्वर और व्यंजन दो भागों में डिवाइड मिलेंगे। ठीक, स्वरों को हम लोग अच और व्यंजन को हम लोग हल के भी नाम से जानते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर आप देखेंगे कि संस्कृत में जो अक्षर होते हैं वो स्वर, व्यंजन और अयोग वहाँ में डिवाइड होते हैं। तो स्वरों की संख्या 22 हो जाती है सब मिला के, और व्यंजन 33, जिसमें 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं। ठीक, और 8 अवर्गीय, जिसमें से 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म हो जाते हैं। वैसे ही अयोग वहाँ भी 4 होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, जिह्वा मूल्य और उपद्मानी होता है। ठीक है, ये 4 हो गए। तो स्वर, व्यंजन और अयोग वहाँ में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो तो क्या होता है कि जो इनका उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, अगर पढ़ेंगे तो वो स्वर ही होगा। जैसे आ, इसमें आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया। ठीक है, जैसे आप ये ले लीजिए, तो इसको इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आ ही आएगा। ई अगर का आप उच्चारण करेंगे तो ई ही आएगा। वैसे ही इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वही वर्ण आएगा। ये क्या हो गए, स्वर हो गए, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मात्रा के आधार पर आप कर सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ, ई, ऊ। ठीक, और छोटा ऊ हो गया, री हो गया और ली हो गया। वैसे ही दीर्घ स्वर हमारे जो आ का दीर्घ हो गया, ई का दीर्घ हो गया, ऊ का दीर्घ हो गया, री का दीर्घ हो गया। ठीक, इसका दीर्घ हो गया। और ये जो ए उ ओ ये दीर्घ में आते हैं, ये 8 होते हैं। और जो री होता है इसका दीर्घ नहीं होता। प्लुत क्या, दीर्घ क्या होता है, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत क्या होता है, इसमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, इन सभी का जैसे आप उच्चारित नहीं करते ओम का, तो ऐसे लंबा खिंच जाता है, बस वहीं प्लुत स्वर होता है। तो इनका आ, ई, ठीक है, ऊ, यहाँ तक तो सबका प्लुत बनता है। लेकिन इसके बाद जो ली होता है इसका भी प्लुत बनता है। इन सब का प्लुत आराम से बन जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, जो टोटल हमारी 22 हो जाती है। ठीक, तो आगे हम लोग स्वर को और अगर नज़दीक से देखें तो अगर इनको मात्रा के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपने ऊपर देख लिया कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, वही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर 3, जैसे उदात्तः, अनुदात्तः और स्वरित। अब उदात्तः देखते हैं, ये होता है कि मुख के अंदर स्थित उच्चारण स्थान के उच्च स्थान से जिस स्वर का उच्चारण होता है वे उदांत कहलाते हैं। ठीक, उदात्त कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ। ठीक, ये हो गए। और अगर वही उच्चारण क्या होता है, निचले भाग से होता है मुख के, तो वो अनुदात्ता में आ जाता है। और अगर दोनों से हो तो वो स्वरित में आ जाता है। ठीक, तो ये स्थान के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ऐसे ही नासिका के आधार पर देखें तो अनुनासिक और अननुनासिक हो जाता है। अनुनासिक में क्या होता है कि उच्चारण करते समय जो वर्ण होता है मुख और नाक से उच्चारित होता है। ठीक, और अनुनासिक में क्या होता है, केवल मुख से उच्चारित होता है। आप बोल के देख लीजिए, अंक की बिंदी इसमें लग जाती है। ठीक, अनुनासिक में। तो ये तो हो गई स्वर की बात। अब आप लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, और ये 2 प्रकार से होते हैं, वर्गीय और अवर्गीय।
तो वर्गीय में क्या होता है, जो वर्गीय को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इसमें 25 वर्ण आते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और अवर्गीय में 2 आते हैं, एक अंतस्थ और ऊष्म। ठीक, अंतस्थ में क्या होता है कि जो वायु मुख के बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है। और ऊष्म में क्या होता है कि जब हम इनके वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा के साथ वो वर्ण बाहर आ रहे हैं। तो अंतस्थ में क्या होता है, य व र ल, और ऊष्म में स स श ह, ये स आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गई ठीक बेसिक व्यंजन की बात, कि आप लोगों ने जान लिया कि इसमें इतने इतने वर्ण इन भागों में डिवाइड है और इतने होते हैं। ठीक, अब लास्ट हमारा है अयोगवाह। तो महेश्वर सूत्र होते हैं उसमें स्वर और व्यंजनों को ही दिया हुआ है, लेकिन महेश्वर सूत्र में अनुच्चारित होते हुए भी जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, अयोगवाह। ठीक, और हम लोगों ने इनको 4 भागों में भी बांटा था। जैसे अनुस्वार क्या हो गया, वंश में आप पढ़ते हैं तो स्वर के बाद नासिका के साथ जिनका उच्चारण होता है वो वंश। ठीक, वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। तो वंश में देखिए यहाँ पे अनुस्वार लगाया। विसर्ग तो आप पता ही है। ठीक, ये 2 ऊपर नीचे एक साथ बिंदी का साइन लगता है। ठीक, अपने अपने स्वर के स्थान ठीक के अनुसार होते हैं ये विसर्ग। जैसे रामा में विसर्ग लगा हुआ है। जिह्वा मूली जैसे क ख यानी क ख के पहले आधे विसर्ग हो तो क्या होते हैं, वो जिह्वा मूली होते हैं। और वैसे प फ के पहले आधे विसर्ग हो तो क्या होते हैं, उपध्यमानी होते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारे अयोगवाह की बात। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो ये हैं ये 14। ठीक है, लेकिन जो वर्ण की संख्या है वो मतलब पाणिनि की पुस्तक के अनुसार 63 या 64 स्वीकार की गई है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कि पहले में क्या है, आ यु आयुड़ रिलिक एयोंग एउच हयवरट लड़ यम गणनम जबई घड़घस जब घड़ दस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। ठीक, ये हो गए। इसमें जो हम लोगों ने बात की थी स्वर की, इनको अच का क्यों कहा जाता है, क्योंकि आ और च अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक, और जो 13 और 14 नंबर में जो दिया हुआ ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए। और ये तृतीय वर्ण इनको कहा जाता है। ठीक, और ये इनको और 11वें पॉइंट में जो है इनको हम लोग द्वितीय वर्ण कहते हैं, और 7वें में जो है इनको हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, महाश्वर सूत्र जो है प्रत्याहार में बहुत काम आते हैं, संधियों में भी इनका काम लगता है, तो आप इनको जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए। अभी हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला की बात कर ली, महेश्वर सूत्र की बात कर ली। तो तीसरा हम लोग बात करेंगे उच्चारण स्थान की। वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं इनसे भी कई प्रश्न आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो इनका भी इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंठ, ठीक है, कंठ जो कंठ के अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। तो इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक, आ से अकार, कु इसमें का वर्ग आ गया, ह से हकार आ गया, और विसर्जनीय का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, तो कंठ का ये सूत्र हो गया। और तालु का क्या हो गया, इचु ऐसा नाम, तालु यानी ई, इकार यानी ई, और च वर्ग यकार और सकार इसके अंतर्गत आते हैं। मूर्धा का इसी प्रकार क्या हो गया, ऋतु रसणाम मूर्धा यानी रिकार ट वर्ग रेफ और सकार। ठीक, ये हो गया हमारे मूर्धा के अंतर्गत। ऐसे ही दंती के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो लितु लशानाम दंता, तो लिकार हो गया, ता वर्ग हो गया, लकार और शकार। ऐसे ही ओष्ठ के अंतर्गत उपु उपध्यमानीय नाम ओष्ठव, उकार हो गया, प वर्ग हो गया और उपधमानी हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। ऐसे नासिका से कौन कौन से होते हैं, तो यमंग गणना नाम नासिका च। ठीक, तो ये जो वर्ण हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, नासिका के अंतर्गत। और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कंठ और तालु दोनों का यूज़ होता है, तो वो क्या होते हैं, कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। तो एदय तो कंठ तालु यानी ए और आई। और ऐसे ही कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत यानी कंठोष्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उदौतो, ओ और औ। ठीक, ये हो गया। आगे इसी प्रकार वकार से दंतोष्टम, तो दंत और ओष्ठ से व वर्ण है इसका उच्चारण होता है। ठीक, और जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। ठीक, बाकी अनुस्वार का
जितने भी अनुस्वार होते हैं उनका नासिका होता है। नहीं, जितना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने बताया उच्चारण स्थान, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक, अभी मैंने 3 चीज़ों की बात की, संस्कृत वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से अक्सर बन जाते हैं। ठीक, बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।